हेलो बच्चों, क्या हालचाल है सभी लोगों का। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे। सबसे पहले तो सभी को नव वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंग्रेजी का नव वर्ष है, न्यू ईयर है, लेकिन चलो फिर भी क्या हुआ, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप यूं ही लगातार हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आपके जीवन में प्रसन्नता रहे और आप यूं ही लगातार आगे की ओर बढ़ें और अपने अपने एग्जाम में, अपनी अपनी स्टडी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं, जिससे आप सिलेक्शन को पा सकें और सिलेक्ट होकर के अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तो सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगवा रहा हूं ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के, और 3 वीडियोस इसके मैंने YouTube पर अपलोड किए हैं। आप लोग इनको बहुत मन लगा करके तैयार करें। जिन बच्चों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, इनको जाकर देखें। प्लेलिस्ट में पार्ट 01, पार्ट 02, पार्ट 03 पहले ही पड़ा हुआ YouTube पर अपलोड है, तो आप लोग पहले उसके क्वेश्चंस को तैयार करें, नोट्स बनाएं और तब आज का वीडियो कंटिन्यू इसके नोट्स बनाएं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 04, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। काफी अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो उम्मीद ये है कि आप सब इनको अच्छी तरह तैयार करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपकी तैयारी में सार्थक सिद्ध होंगे। तो चलिए बेटा, आज की तैयारी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 04 वीडियो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोग इस बात को ध्यान रखें, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज करें, फार्मूले रिवाइज करें। इसके बाद जो सीरीज चलेगी वो ऑप्टिक्स अर्थात रे ऑप्टिक्स की चलेगी। रे ऑप्टिक्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो आप लोग उनको तैयार करेंगे। लेकिन इसके पहले हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और मन लगा करके तैयारी करें, और जहां भी प्रॉब्लम हो मुझको बताएं। और हाँ, सभी लोग कमेंट जरूर किया करें कि क्वेश्चन से आपकी तैयारी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या आपकी तैयारी वास्तव में अच्छी हो रही है या नहीं। जैसा हो कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो नए बच्चे इसमें वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। फिजिक्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कंटेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से हो सकेगी। ठीक है बेटा, तो चलिए सभी लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी ऊष्मागतिक प्रक्रिया में एक गैस को 400 जूल ऊष्मा दी जाती है और इस पर 100 जूल का कार्य किया जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? इन एनी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस 400 जूल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू एनी सिस्टम एंड 100 जूल ऑफ वर्क डन, देन फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो चलिए सभी लोग अपने आप से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ट्राई करें क्वेश्चन को पढ़ करके। वैल्यू को बेटा ध्यान से पहचाना करो। क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी आदत बन जाएगी क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके उसके सोल्यूशन को करना। तो क्या सबसे पहले उसने आपको दिया है 400 जूल की ऊष्मा दी जाती है बेटा। अमाउंट ऑफ हीट जो आपको दी जाती है उसको हम लोग dq लेट कर लेते हैं। तो dq इज इक्वल टू आपको दिया है बेटा 400 जूल। 400 जूल की ऊष्मा आपको दी जाती है, सॉरी आपको क्या गैस को दी जाती है, और इस पर 100 जूल का वर्कडन किया जाता है। 100 जूल का वर्कडन किया जाता है, याद आया। अगर वर्कडन ऑन द गैस हो तो उसको किसमें लिया जाता है? माइनस में। तो गैस पर कार्य, दैट मींस ये वैल्यू हम लोग को क्या दी है? dw, और ये किसमें होगी? माइनस में। नेगेटिव वर्कडन कितने जूल है बेटा? 100 जूल ऑफ वर्कडन। सभी को समझ में आ गया? कहां का क्वेश्चन अभी तक आप समझ गए होंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा दो प्रकार से व्यय होती है, एक तो आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में और दूसरा बाह्य कार्य करने में। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन होती है बेटा वो होती है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। सभी को समझ में आ गया? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। और हम लोगों से क्या पूछा है? du। तो यहां से जब आप ट्रांसफर करोगे तो du इज इक्वल टू आएगा dq माइनस dw। अगर आप dq की बात रखोगे तो यहां पर ये हो गया 400 और माइनस dw को रखोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आएगा
500 जूल। सभी को पूरी प्रॉब्लम समझ में आ गई? तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर आधारित हैं। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी गैस को कोई ऊष्मा दी जाती है, when dq amount of heat given to any gas, जब किसी गैस को dq ऊष्मा दी जाती है तो ये दो प्रकार से खर्च होती है, du और dw। रिवाइज कर लो जिन बच्चों को ये चीज नहीं पता है। अगर आप किसी भी सिस्टम को dq ऊष्मा दोगे, when dq amount of heat given to any system, तो ये दो पार्ट में खर्च होगी। नंबर 1 इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में, और नंबर 2 वाय कार्य करने में, इन द एक्सटर्नल वर्क डन। इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो dq दो प्रकार से खर्च हुई, du और dw। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या बन गया? dq बराबर du प्लस dw बन गया। प्यारे बच्चों सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इसको भी आप लोग रिवाइज कर लें। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नियम है। तो कई बार परीक्षाओं में यही क्वेश्चन बन जाता है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम निम्न में से किस संरक्षण पर आधारित है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, तो बेटा क्वेश्चन का आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा संरक्षण। क्लियर हो गया? तो सभी लोग पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। क्वेश्चंस को कंटिन्यू वैसे ही करते रहें, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे ढंग से हो जाए। क्लियर? तो सभी को समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है, नोट कर लें, जल्दी से कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखें, आपके सामने है। आंतरिक ऊर्जा U किसी अवस्था का विशिष्ट फलन है। इंटरनल एनर्जी U इज द यूनिक फंक्शन ऑफ एनी गैस। याद आया सभी को? इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस उस गैस की आंतरिक गतिज और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है। याद है सभी को? द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटरनल काइनेटिक एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सभी लोग समझना। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा निम्न में से है। पहला, मार्ग पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। मार्ग पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट ऑन द पाथ। रुद्धोष प्रक्रिया के संगत है, इट इज सेम एज एडियाबैटिक प्रोसेस। समतापी प्रक्रिया के संगत है, इट इज सिमिलर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फाउंडेशन कोर्सेज में बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनल एनर्जी निम्न में से क्या होता है। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जो इंटरनल एनर्जी है, इसको आप हिंदी में कहते हो आंतरिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी गैस की, जिसको आप U से रिप्रेजेंट करते हो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है? किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उस निकाय की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करती है। स्थितियों को मतलब समझते हो ना? जैसे मान लो कोई गैस यहां पर है, समझो मैं बता देता हूं। ठीक, ये दो रास्ते हैं जिससे गैस को A से B पर ले जाते हो। तो बेटा इसको बोलते हो फाइनल स्टेट और इसको बोलते हो इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? आ गया? आंतरिक ऊर्जा केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करती है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि अवस्था को कैसे प्राप्त किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों? ये कभी इस दोनों मार्ग पर, पाथ पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती। क्लियर? तो इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और यही कारण है कि आंतरिक ऊर्जा को अद्वितीय फलन, समझे बेटा? अद्वितीय फलन मींस यूनिक फंक्शन के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, पूरी बात सभी को समझ में आ गई क्या? आंतरिक ऊर्जा को अद्वितीय फलन या यूनिक फंक्शन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन ऑफ द गैस, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, किस प्रकार निकाय को प्राप्त किया है, इन बातों पर आंतरिक ऊर्जा कभी डिपेंड नहीं करती। लर्न कर लो अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर छांट लो। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन स्टेट, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा। यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड। इंटरनल एनर्जी कभी भी रास्ते पर यानी मार्ग पर यानी पाथ पर कभी डिपेंड नहीं करती है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ, आंतरिक ऊर्जा मार्ग पर निर्भर नहीं करती। नोट कर लें बेटा जल्दी से, बहुत अच्छा, नोट कर लें जल्दी से। सभी लोग क्वेश्चंस के आंसर को बनाते चलें, रिवीजन करते चलें। मैं इसलिए ही आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं कि अगर क्लास में पढ़ाते समय मुझको टाइम ना मिला हो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का, तो भी आपकी तैयारी इफेक्टेड ना हो। और जो बच्चे यूट्यूब से ही तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री कंटेंट है ये, आप लोग उसका लाभ उठाएं और आप इसको प्रिपेयर करें। जिस प्रकार मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूं, उसी प्रकार कोशिश करता हूं आपको ऑनलाइन में भी चीजों को एक्सप्लेन करने का। तो कतई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन चीजों को कैसे प्रिपेयर करते हो। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखें, कार्नो इंजन का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। 300 केल्विन और 600 केल्विन आप लोग पढ़ते जाएं। 300 केल्विन एंड 600 केल्विन के बीच एक कार्नो इंजन का प्रति चक्र निर्गत कार्य 800 जूल है। स्रोत के द्वारा इंजन को प्रति चक्र दी गई ऊर्जा की मात्रा होगी। पढ़ो भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी पढ़ो, बहुत जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों को लाइव क्लास की भी खुशखबरी मिलेगी। शाम को मैं जब मेरे सारे ऑफलाइन बैचेस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा टाइम निकाल करके मैं आपको लाइव भी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग उससे भी बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी ये काम करो, जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन को। हायर टेम्परेचर को क्या बोलते हो? सोर्स का टेम्परेचर। तो अपने वाले क्वेश्चन में देखो जरा, सोर्स का टेम्परेचर कितना है? 600 केल्विन, तो T1 हो गया है। क्वेश्चन पहले भी ऐसे ही आ चुका है, मैंने करवाया था क्लास में। हाई टेम्परेचर को क्या करते हो? T1। सिंक का टेम्परेचर होता है T2। सिंक का टेम्परेचर कितना है बेटा? 300 केल्विन। हाँ, आपका आंसर आ गया हो तो लिख दो, बहुत अच्छी बात है। वर्कडन कितना है? W बराबर 800 जूल। W इज इक्वल टू आपको दिया है 800 जूल। W बराबर 800 जूल इंजन के द्वारा किया गया कार्य। प्रति चक्र प्रदत्त ऊष्मा की मात्रा होगी, अमाउंट ऑफ प्रदत्त ऊष्मा की मात्रा, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सोर्स। और जानते हो सभी लोग, दो ऊष्माएं होती हैं, Q1 और Q2। याद आया बेटा कार्नो इंजन? हैं, जो बच्चे क्लासेस में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको मैं रिवाइज करा दूं। शायद आपको याद हो कि कार्नो इंजन में एक सोर्स होता था, कार्नो इंजन में एक सिंक होता था। याद आया बेटा? सोर्स जो होता था उसका टेम्परेचर होता था T1, सिंक का टेम्परेचर होता था T2। सिंक इज द कोल्डर बॉडी, सोर्स इज द हॉटर बॉडी। और ये होता था बेटा वर्कडन W। और यहां से हीट आती थी Q1 और यहां से हीट आती थी Q2। तो इस बार आपसे कौन सी हीट पूछी है? Q1। Q1 क्या होती है? ये गोल गोल क्या बना हुआ है? वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ, जहां पर ईंधन जलता है। ये सोर्स है बेटा, इसको हिंदी में स्रोत कहते हो। टेम्परेचर T1 होता है बच्चों। ये सिंक है, ठंडी बॉडी, कोल्डर बॉडी, इसका टेम्परेचर यहाँ T2 लिखा है। और बेटा तुमको हम बताएं, इसको हिंदी में भी T2 यानी सिंक ही कहते हो। इसको सिंक और कुछ नहीं हिंदी में कहते हो। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं सर सिंक हिंदी बताइए। अरे सिंक को सिंक ही बोलोगे ना। तो यहां पर उसने पूछा है Q1 ऊष्मा ज्ञात करो। कौन सी ऊष्मा? Q1। चलो आपको मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आपको Q1 निकालना है। कैसे आप सॉल्व करोगे बताओ? इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या था बेटा? एफिशिएंसी को क्या बोलते हो? दक्षता। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बटे T1। और ईटा का एक फार्मूला क्या होता था? W अपॉन Q1। तो बस यहां से वैल्यू को सॉल्व कर लो। 1 माइनस T2 कितना है बेटा? 300। T1 कितना है बेटा? 600 इज इक्वल टू W कितना है बेटा? 800। और आपको क्या निकालना है? Q1। क्या निकालना है? Q1। बताओ कितना आया? जीरो ने जीरो को मार दिया। ठीक है, 1 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 800 बाई Q1। बताओ कितना आया? 6 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 800 बाई Q1। यार अब तो बता दो 6 माइनस 3 कितना हुआ?
6 माइनस 3 हुआ 3, तो ये आया 3/6 और इज इक्वल टू 800 अपॉन Q1। अरे अब तो बता दो ये कितना हुआ, 1/2 इज इक्वल टू 800 अपॉन Q1। अरे अब तो बता दो Q1 इज इक्वल टू 800 इंटू 2। अरे अब तो बता दो क्वेश्चन का आंसर आया बेटा कितना, 1600। क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना आया, 1600 जूल पर साइकिल, जूल पर साइकिल। तो इतनी हीट होगी जो कि इंजन के द्वारा दी गई है। फार्मूला मैंने क्या लगाया, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये लो आंसर को मैंने अलग से मेंशन कर दिया। तरीका सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। और वो बच्चे बताएं, वो का मतलब ऐसे बच्चे जो लगातार सारे वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में 1 लिख करके टाइप करो। चलो, जो लोग लगातार क्वेश्चन को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दें 1, या फिर पूरी बात लिख दें कि सर मैं लगातार सारे वीडियोस को देख रहा हूं। जल्दी से कमेंट कर दें, मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा। जैसा भी होगा आप अपना कमेंट जरूर लिखें। जो बच्चे सारे वीडियोस तैयार कर रहे हैं, उनको लग रहा है मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, वो लोग यस सर या 1 लिख करके टाइप करके कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। और क्वेश्चन के आंसर को आपने ध्यान से समझ लिया होगा, 1600 जूल पर साइकिल। नोट कर लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ध्यान से देखें। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, when water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, तो आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या रिलेशन करेक्ट है? जल्दी से आंसर करें सभी लोग। पढ़िए बेटा क्वेश्चन को। वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब आप वाटर को गर्म करते हो, तो सभी लोग जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि पानी को गर्म करने पर उसका असंगत प्रसार होता है, एनामलस एक्सपेंशन होता है वाटर में। वाटर को जब आप गर्म करते हो तो शुरुआती दौर में पानी का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पहले उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, और बाद में उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा, ऐसा कब किया जाता है? जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर दाब में अधिक परिवर्तन ना हो, देखो समझना क्वेश्चन बहुत बड़ा अंतर है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करते हो तो निम्न में से क्या होगा, तब तो सीधा से एक ऑब्जेक्टिव देता है कि 0 से 4 डिग्री पर वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन कम होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस, लेकिन पानी का घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर उसका आयतन घटेगा और घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन होता है सबसे कम, याद आया? 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम होता है मिनिमम, ठीक, और घनत्व होता है अधिकतम। ऐसा आप समझिए। और जब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप उसको गर्म करते हो आगे, बियॉन्ड, तो क्या होगा, वॉल्यूम घटने के बजाय बढ़ेगा और घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ने के बजाय कम होगी। ये 3 प्रॉपर्टी आप बिल्कुल रखा करो। जब आप पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पहले क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। 4 डिग्री पर वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, और 4 से आगे वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी क्या होती है, कम। और बेटा ये पूरा काम कब किया जाता है, मैंने आपको बताया था। इस पूरे प्रोसेस में, इन द होल प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, प्रेशर नहीं बदलता। और प्रेशर ना बदलने का मतलब क्या हुआ, जो Cp है वो Cv से क्या होता है, कम होता है। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है और स्थिर दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है, कम। और अगर आप नॉर्मली केस की बात करो, आदर्श गैस की, आइडियल वाटर के लिए बेटा रिलेशन, इसको आप याद कर लेना, इट इज ओनली ट्रूथ फॉर वाटर, ठीक है, ये वाटर के लिए होता है। और अगर आप किसी गैस की बात करो तो गैस के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp का मान Cv से क्या होता है, बड़ा। किसकी तुलना में, किसके लिए,
गैसेस के लिए। तो गैसीय माध्यमों के लिए Cp का मान Cv से बड़ा होता है, आइडियल गैसेस के लिए, आदर्श गैस के लिए। और आपको याद भी होगा मेयर्स फार्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आपने पढ़ा था। लेकिन जब वाटर का एग्जांपल पूछा जाए तो Cp कम होता है और Cv क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि जब आप वाटर को गर्म करते हो तो उसका वॉल्यूम पहले कम होता है और डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम मिनिमम, बट 4 डिग्री सेल्सियस के आगे वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो जब वाटर को गर्म करते हो तो प्रेशर, नियत दाब पर पानी को गर्म किया जाता है, तो गैस को दी गई ऊष्मा सदैव कम होती है, पानी को दी गई ऊष्मा कम होती है। और जब गैस को स्थिर आयतन पर गर्म करते हो तो उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए दी गई ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, Cp इज लेस देन Cv। नोट कर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देखें, पानी के क्वथनांक में वृद्धि होने पर भाप की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। पानी का क्वथनांक याद है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी के क्वथनांक को अगर बढ़ा दिया जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, पहला आंसर है बढ़ती है, इंक्रीजेस, दूसरा है कम होती है, डिक्रीजेस, तीसरा है परिवर्तित नहीं होती, रिमेन्स अनचेंज, चौथा कभी कम होती है कभी बढ़ती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप पानी के क्वथनांक को बढ़ा दोगे तो भाप की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम डिक्रीज, लर्निंग पॉइंट है, याद कर लो। लेटेंट हीट का फार्मूला होता है Q बराबर ml, ऊष्मा का फार्मूला होता है Q बराबर ml, यहां गुप्त ऊष्मा होती है L बराबर Q अपॉन m। तो अगर क्वथनांक बढ़ेगा तो गुप्त ऊष्मा कम होगी और क्वथनांक कम होगा तो गुप्त ऊष्मा बढ़ेगी। गुप्त ऊष्मा का मतलब समझ रहे हो, गुप्त ऊष्मा का मतलब गुप्ता जी की ऊष्मा नहीं है, गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है लेटेंट हीट। किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए उसको जो भी ऊष्मा आवश्यक होती है उसको प्यारे बच्चों गुप्त ऊष्मा, अंग्रेजी में लेटेंट हीट कहते हो, L से रिप्रेजेंट करते हो, L इज इक्वल टू Q बाई M। एक बार बच्चा क्या सर गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है, गुप्त ऊष्मा क्या कोई गुप्ता जी उनकी ऊष्मा? हमने कहा नहीं बेटा, गलत बात है, गंदी बात नहीं करते। गुप्त ऊष्मा का मतलब हुआ लेटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट। तो क्वेश्चन का आंसर है क्वथनांक बढ़ेगा तो लेटेंट हीट घटेगी, क्वथनांक के बढ़ने पर लेटेंट हीट यानी बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा तो लेटेंट हीट क्या होगी, कम होगी। ठीक कर लो, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों फिर से आपके सामने देखें, एक इंजन प्रति चक्र सोर्स से 1000 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है और 800 कैलोरी ऊष्मा सिंक को देता है, इसकी ऊष्मीय दक्षता का मान होगा। ऊष्मीय दक्षता समझते हो बच्चों, ऊष्मीय दक्षता का मतलब इंजन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ इंजन, जिसको आप ईटा कहते हो। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इंजन प्रति सोर्स से 1000 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। चलो सॉल्व कर लो फटाक से। Q1 इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, ठीक है, सोर्स से जो भी ऊष्मा मिलती है वो Q1 होती है, और 800 कैलोरी ऊष्मा सिंक को देता है। Q2 बराबर बच्चों होगा 800 कैलोरी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसकी ऊष्मीय दक्षता आप बताएं। ऊष्मीय दक्षता का मीन्स होता है बेटा आपको ईटा निकालना है। ईटा का फार्मूला क्या होता है, याद है सभी को, ईटा इज इक्वल टू होता है, याद करो फार्मूला क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। याद आया? वैल्यू रख दो, 1 माइनस Q2 कितना है 800 और Q1 कितना है 1000। जीरो ने जीरो ने जीरो ने जीरो ने कैंसिल कर दिया, 8/10, 1 माइनस 4/5, इसको आप लिखोगे 5 माइनस 4/5, 1/5, परसेंटेज में निकालना है 100 का गुणा। क्वेश्चन का सही आंसर आ गया बेटा 20%। कितना आ गया? 20%। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी ऊष्मीय दक्षता बताएं, इसकी थर्मल कैपेसिटी बताएं, तो थर्मल कैपेसिटी कितने परसेंट होगी? 20%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जल्दी से कर लें, ये भी क्वेश्चन हीट इंजन का है, ध्यान रखना। और हीट इंजन के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हीट इंजन के फार्मूले आप लोग जरूर तैयार कर लें। हीट इंजन होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 या फिर 1 माइनस Q2/Q1। नोट कर ले बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ध्यान दें, किसी वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा 400 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। उस पदार्थ के 2 किलोग्राम को 16000 जूल ऊष्मा देने पर ताप कितना बढ़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग लगाएं। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस इज 400 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस एंड द 16
1000 जूल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 2 kg ऑफ मास ऑफ द गैस या ऑफ द सब्सटेंस, देन फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको निकालना है ताप वृद्धि। कितनी ऊष्मा दी गई बेटा? 16000 कैलोरी। तो 16000 कैलोरी क्या हुआ? कैपिटल Q इज इक्वल टू 16000 कैलोरी। इतनी अमाउंट ऑफ हीट दी गई है 16000 कैलोरी। स्पेसिफिक हीट कितनी दी गई है? S इज इक्वल टू 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये S है। और मास आपको गिवन है M इज इक्वल टू 2 kg। कितना मास दिया गया है बेटा? M इज इक्वल टू 2 kg। और आपसे क्या पूछा है? फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बताइए फार्मूला क्या होता है अमाउंट ऑफ हीट का? अमाउंट ऑफ हीट का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। Q इज इक्वल टू होता था ms डेल्टा थीटा या ms डेल्टा t। तो यहां से हमको डेल्टा थीटा निकालना है। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन m इंटू s। बस तुरंत फार्मूले ऐसे लर्न रखा करो कि क्वेश्चन पढ़ते ही एग्जाम में हमको तुरंत फार्मूला लर्न हो जाए, तुरंत दिमाग में आ जाए कि क्या क्या वैल्यू दी है। रीडिंग देखो, नंबर 1 होता है रीडिंग। क्वेश्चन की रीडिंग अच्छी तरह करो, क्या क्या वैल्यू दी है इसको डिटरमाइन करो और तुरंत इंप्लीमेंट लगाने का प्रयास करो। जितनी जल्दी आप फार्मूले को इंप्लीमेंट कर दोगे, आप उतनी जल्दी क्वेश्चन कर ले जाओगे और तभी एक्यूरेसी भी आपकी ठीक आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस जरूर करो घर पे। ठीक है, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन ms। जिन बच्चों को लगता है मुझको फार्मूले कम आते हैं, वो रिटन प्रैक्टिस करें। रफ में आप खूब फार्मूले लिख करके देखा करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीजों को आप बहुत अच्छी तरह कर ले जाएंगे। क्लियर? 2 जीरो, दोनों जीरो कैंसिल हो गए और उसके बाद में 4 2 जा 8 और 2 16। बेटा कितना आया? 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन का सही आंसर कितना आएगा बोलो? 20 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो क्वेश्चन कितनी जल्दी लग रहे हैं। अगर आपके फार्मूले स्किल अच्छी है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगा लोगे। ठीक है, तुरंत पढ़ करके अपने आप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया करें। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कर लें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देखें आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? शुद्ध जल का आयतन न्यूनतम होता है। अभी एक ऐसा क्वेश्चन आपने किया है, वो भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अद्भुत क्वेश्चन था, तैयार कर लेना। ठीक है, कि वाटर के लिए Cp कम होता है, Cv ज्यादा, और आदर्श गैसों के लिए Cp ज्यादा Cv कम। याद है? अभी मैंने क्वेश्चन लगवाया है, ध्यान आ रहा होगा? नहीं याद आ रहा है? अरे यार अभी तो बताया, फिर वही बात। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? शुद्ध जल का आयतन न्यूनतम होता है। वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर इज मिनिमम। कहां मिनिमम होता है? अरे अभी तो बताया 4 डिग्री सेल्सियस पर, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम क्या होता है? मिनिमम। और डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम और घनत्व तो सबसे ज्यादा। डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड वॉल्यूम इज मिनिमम। तो जल में विशेष गुण है। नंबर 1, जल ही जीवन है, सब लोग जानते हो। जल ही क्या है? जीवन है। वाटर इज द लाइफ, सब लोग जानते हो। इसलिए वाटर कंजर्वेशन किया करो, कर दो। क्यों भाई? वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। आप लोग कहते हो हाँ इसीलिए तो हम रोज नहाते नहीं हैं कि वाटर कंजर्वेशन हो जाए। बहुत अच्छी बात, आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी नहीं। रोज नहाया करो। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? 4 डिग्री पर वॉल्यूम क्या होता है? मिनिमम। और डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताओ जल्दी सुन लो। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो वाटर जल, जल का जलवा है और जल का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लें कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन क्या होता है? न्यूनतम। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्फ के एक टुकड़े को न्यूनतम कितनी ऊंचाई से नीचे गिराना होगा कि पृथ्वी पर टकराने पर यह टुकड़ा पूरी तरह पिघल सके? है ना, एक आइस का ब्लॉक है, कह रहा है उसको कितनी हाइट से हम नीचे गिराएं कि नीचे गिरकर वो पूरी तरह मेल्ट हो जाए, पूरी तरह मेल्ट हो जाए। बताओ जल्दी सब लोग आंसर क्या होगा? mgh अपॉन जे, jl अपॉन जी या j अपॉन lg। एक बर्फ का टुकड़ा कितनी हाइट से नीचे गिराएं कि वो पूरी तरह मेल्ट हो जाए? जल्दी से बताएं। कोई भी एक आइस ब्लॉक, देखो बेटा जिसको नहीं आ रहा मैं समझा देता हूं। m मास का एक आइस ब्लॉक है, हम लोगों ने लेट किया कि उसको h हाइट से छोड़ा जाता है? जब आप इस बर्फ के टुकड़े को h ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ोगे, क्यों h ऊंचाई से जब नीचे की ओर छोड़ोगे तो इसके पास में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बताओ? बर्फ की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइस। ठीक है बेटा? तो बर्फ की जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब समझ गए हो, स्थितिज ऊर्जा। गिरती हुई वस्तु में कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है? mgh जूल। ठीक,
इसको कैलोरी में बदल लें, तो U इज इक्वल टू mgh अपॉन J कैलोरी। याद आया? जब जूल को कैलोरी में बदलोगे तो J का डिवाइड करोगे, जब जूल को कैलोरी में बदलोगे तो J का डिवाइड करोगे। J को क्या कहते हो? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 1। अब जब बर्फ ग्राउंड से आके टकराएगी, पृथ्वी से आके टकराएगी, तो कह रहा है वो पिघल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। तो पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी चाहिए? Q बराबर ml कैलोरी। बस बेटा ये फार्मूला याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। H ऊंचाई से जब किसी आइस को छोड़ोगे तो उसके पास एनर्जी होगी mgh। मेरी बात को समझ रहे हो ना? H ऊंचाई से किसी बॉडी को छोड़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉब्लम है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। हीट में जब उसको कन्वर्ट करोगे तो यूनिट कैलोरी है, तो यहां J का डिवाइड करोगे। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से U इज इक्वल टू Q। ऊर्जा संरक्षण से U का मान Q के मान के बराबर होगा। चलो यहां सॉल्व कर देता हूं। तो mgh अपॉन J इज इक्वल टू ml, m से m कैंसिल, तो gh अपॉन J इज इक्वल टू l, या h इज इक्वल टू होगा l इंटू J अपॉन G स्मॉल g। जानते हो ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतनी ऊंचाई से अगर हम आइस को नीचे गिराएं, बच्चों समझ रहे हो? अगर इतनी ऊंचाई से आप आइस को नीचे गिराओगे तो आइस क्या होगी बालकों? आइस क्या होगी बालक और बालिकों? आइस क्या होगी बोलो? मेल्ट हो जाएगी। बर्फ क्या होगी? पिघलेगी। उम्मीद है कि ये सवाल आपको सुन करके इस ठंडी के मौसम में और ठंडी का अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि बर्फ की बात चल रही है। इसे कहते हैं सब्जेक्ट का फील आना। आपको सब्जेक्ट का फील आ रहा होगा। जितनी बार मैं बर्फ बोल रहा हूं, आइस बोल रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा टेम्परेचर गिर रहा है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। तो ये हाइट है, H इज इक्वल टू होता है LJ अपॉन G। तैयार कर लो। इतनी ऊंचाई से कौन सा आंसर सही है पहचानो? JL अपॉन G, LJ अपॉन G। एक ही बेटा, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों ध्यान से पढ़ें। एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार किया जाता है। ध्यान से पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन एनी गैस। तो कह रहा है इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? आइडियल गैस है बेटा। समतापी प्रसार, सामान्य गैसों के लिए नियम क्या होता है? सामान्य निकाय के लिए, जनरल कोई भी सिस्टम हो, आइडियल ना हो, आदर्श गैसें वो होती हैं जो बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं। इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइडियल गैसेस आर दोज व्हिच ओबेज बायल्स एंड चार्ल्स लॉ। अगर सामान्य गैसों की बात करो, सामान्य निकाय की बात करो, तो जब आप उसका प्रसार करोगे, एक्सपेंशन करोगे, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कम होती है। याद कर लो, प्रसार में आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस। लेकिन ये आइडियल गैस है, इसलिए इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? समान रहती है, यूनिफॉर्म विल बी सेम, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है बेटा। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो सही करके आना, याद रखना एक बात। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? समान रहती है। तैयार कर लो। देयर विल बी नो एनी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए नोट कर ले पहले इस पॉइंट को आप सभी लोग। आदर्श गैसों की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, किसी एक परमाणु गैस के अणुओं की गति होती है द मोशन ऑफ मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। याद आया? मोनोटॉमिक गैस कौन कौन सी होती है बताओ? हीलियम, नियान, आर्गन। इन सारी गैसों को बोलते हो एक परमाणु गैस, मोनो एटॉमिक गैस। हीलियम, नियान, आर्गन आदि एटसेट्रा। ये कोई गैस नहीं होती है यार, ETC आदि। क्लियर? इनमें एक ही एटम होता है, और जब एक ही एटम होता है तो उसमें कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता। अकेले परमाणु में घूर्णन गति नहीं होती, अकेले परमाणु में रोटेशनल मोशन नहीं होता, केवल होता है लीनियर मोशन, रेखीय गति होती है। और किधर किधर होती है? या तो x में, या तो y में और z में। यानी इसमें केवल 3 प्रकार की रेखीय गतियां होती हैं।
ट्रांसलेशनल मोशन, मैंने आपको बताया भी था, आप इसको लर्न भी कर लें। एक परमाणु गैसों में केवल 3 रेखीय गतियां होती हैं, कोई घूर्णन गतियां नहीं होती। और अगर डायटॉम, अरे इसीलिए तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्र कोटि कितना होता है? 3। एक परमाणु गैसों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। द्विपरमाणु में 3 लीनियर, 2 रोटेशनल, 3 स्थानांतरीय, 2 घूर्णन। याद करो मैंने पढ़ाया था, टोटल कितनी? 5। और अगर पॉलीएटॉमिक होती तो 3 लीनियर, 3 रोटेशनल, आंसर क्या होता? 6। और इसीलिए इस क्वेश्चन में ये मोनोटॉमिक गैस है, एक परमाणु गैस है, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ओनली लीनियर मोशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लें अपनी अपनी कॉपी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों ध्यान से देखें। ताप T केल्विन पर एक आदर्श गैस के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी? मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट टेंपरेचर T। मीन काइनेटिक एनर्जी याद है, आदर्श गैस की माध्य गतिज ऊर्जा, द मीन काइनेटिक एनर्जी, द मीन काइनेटिक एनर्जी, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस E बार इज इक्वल टू 3/2 kT। अर्थात काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, यानी जो आंतरिक ऊर्जा है, सॉरी जो माध्य गतिज ऊर्जा है वो ताप पर निर्भर करती है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कभी-कभार न्यूमेरिकल बोलता है, कहता है टेंपरेचर को बदल दें तो एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो बड़ा आसान है, E1/E2 इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? T1/T2। यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नोट कर लो बेटा फार्मूला, नोट कर लिए बेटा। सभी लोगों को आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आपने इन क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लिया तो आपकी तैयारी और इंप्रूव होगी। मेरा प्रयास है ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ला करके आपके सामने लाना या आपको तैयार करवाना, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। बस आप लोग इसी प्रकार लगातार वीडियोस को देखते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, इन क्वेश्चन से आपको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम लोगों का यूट्यूब फैमिली और लगातार बढ़ती रहे और अन्य बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें, ठीक है बेटा। तो आपका आज ही कंप्लीट हम लोगों ने किया कौन सा? पार्ट 04 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 05 लेकर के हीट और थर्मोडायनामिक्स का हम लोग जल्दी आएंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को मन लगा करके करते रहें, खाएं पिएं, मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें और अपने टारगेट की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।